नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों और ठंड के मौसम के मद्देनजर आज कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र देते हुए ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरें भी साझा की। इसमें वो मास्क के बजाय गमछा बांधे हुए हैं और हाथों को जोड़कर लोगों से बचाव का आग्रह करते दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एकजुट करते हुए हमेशा प्रेरणा दी है। आज उन्होंने पुनः इस बात को याद दिलाया है कि नियमित रूप से हाथ की साफ सफाई करना और उसका ध्यान रखना है, मुंह को ढक कर रखना है और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ें और सभी को इस महामारी के प्रति जागरूक करके कोरोना मुक्त भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाएं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक के बाद एक अलग अलग भाषाओं में ट्वीट करके लोगों से इस जन आंदोलन से जुड़ने और सुरक्षा के उपायों का पालन करने की अपील की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस आह्वान के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा, हम सभी आपके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को सफल बनाने में पूरी तन्मयता के साथ हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन आवश्यक बातों का पालन कर भारत की जीत के भागीदार बनेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना महामारी से लड़ाई अभी जारी रखना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, हाथों को धोना ना भूलें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 9 महीने तक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का जो नेतृत्व किया, सारे देश को एक धागे में पिरोकर रखा। इसके परिणाम स्वरूप कोरोना के खिलाफ जंग में आज हर मापदंड पर हमने दुनिया के सब देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है। कोविड-19 के प्रति जागरूकता अभियान में अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित कई फिल्मी हस्तियों ने मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथों की स्वच्छता जैसे प्रमुख संदेश दिए। फिल्मी हस्तियों के अलावा खेल जगत की मशहूर हस्तियों ने पीएम के इस आह्वान का समर्थन करते हुए लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और लगातार हाथों को धोने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा से आयोजित इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कनाडा से भारत में निवेश को आकर्षित करना होगा। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस बैंकों, बीमा कंपनियों और उड्डयन, इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण के क्षेत्र के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 20 लाख भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अभी 16 देशों के साथ एयर बबल की व्यवस्था है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान देश भर में अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति में उड़ान योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि भारत विश्व की फार्मेसी है और अन्य देशों को चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की आज अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 12 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। रफाल लड़ाकू विमान ने 88वें वायुसेना दिवस पर शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा राफेल लड़ाकू विमान। इस समारोह में राफाल, स्वदेशी तेजस, मिराज 2000, मिग-29, मिग-21, बाइसन और सुखोई 30 और जगुआर ने बहादुर, त्रिशूल, विजय और ट्रांसफॉर्मर की फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इस मौके पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना हमारे देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की कथित हत्याओं को लेकर हावड़ा में नवन्ना चलो आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस राज्य में लोकतंत्र नहीं है। प्रेस वार्ता में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 115 भाजपा कार्यकर्ता हिंसा के शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 33 जिलों में 1359 करोड़ की लागत से 4120 किलोमीटर लंबाई की 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण किया। गुजरात सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल ट्यूशन फीस में 25% की कटौती के आदेश दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ भेंट कर रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु के रामेश्वरम से 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके लाया गया एक 613 किलो का घंटा रामलला को भेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही आने वाले दिनों में सरयू नदी में क्रूज बोट चलाई जाएगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि अयोध्या के नया घाट पर रामायण काल पर आधारित सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया जाएगा। वाराणसी में भी वाराणसी चुनार मार्कंडेय महादेव रूट पर क्रूज संचालित किया जाएगा। चुनार किले को कैंपिंग साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर के परिसर में एक पहाड़ी संग्रहालय बनाया गया है और इस संग्रहालय में पहाड़ी संस्कृति की पुरानी चीजों को संजोया गया है। चमोली की जिलाधिकारी ने बताया कि हमारे रिकॉर्ड में जो पुराने आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि थे उनको संग्रहालय में रखा गया है। दिल्ली के नरेला में पीवीसी सोल बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसको बुझाने में टेंडर की गाड़ियों को लगाना पड़ा। दिल्ली रोहिणी के बेगमपुर इलाके में आज हुई मुठभेड़ में 4 अपराधियों के पास से 3 बुलेट प्रूफ जैकेट और 70 जिंदा कारतूस, 6 पिस्तौल और 3 बुलेट प्रूफ हेलमेट को बरामद किया गया है। भारत में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 58 लाख से ज्यादा हो गई है और इससे देश में मरीजों के ठीक होने की दर 85.25% पर पहुंच गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.54% रह गई है, जो कि विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। देश में संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 58,27,704 हो गई है। फिलहाल 9,02,425 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कि कुल मामलों का 13.20% है। केंद्र सरकार के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी रूप से लागू होने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है। इसका परिणाम है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 7 अक्टूबर तक कोविड-19 के 8,34,64,975 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 11,94,321 नमूनों की जांच बुधवार को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ट्वीट किया है, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन हमारी सुरक्षा की गारंटी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। अदालत ने जमीयत उलमाए हिंद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि रेप पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी स्वामी चिन्मयानंद को नहीं दी जाएगी। यात्री गाड़ियों की बिक्री में शानदार तेजी देखने को मिली है। सितंबर माह में पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 9.8% से ज्यादा की तेजी दिखाई दी। सितंबर में 1,95,665 गाड़ियां बिकी, तो ट्रैक्टर्स की बिक्री में भी तेजी आई है। लेकिन सारे सेगमेंट्स को मिलाकर देखा जाए तो बीते साल के मुकाबले अभी 10% की कमी नजर आ रही है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में करीब 10,17,000 दोपहिया वाहन बिके हैं। जुलाई माह में वाहनों की बिक्री में 25% की गिरावट देखी गई थी। 8 महीने तक 30% बढ़ने के बाद अब सोने और चांदी में गिरावट के दौर की शुरुआत हो चुकी है। सोना दिसंबर माह के फ्यूचर के लिए
50,000 के नीचे के स्तर पर आ चुका है, तो चांदी प्रति किलो 60,280 रुपए के स्तर पर है। बीएसई सेंसेक्स बढ़त के साथ 40,000 अंक के ऊपर बंद हुआ है। एनएसई निफ्टी 95.75 अंक मजबूत होकर 11,834.60 अंक पर पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कल 3 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमण का आंकड़ा 3,63,75,000 से अधिक हो गया है। अब तक इससे 10,60,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में अब तक 77,73,000 के करीब संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, तो इससे 2,16,700 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में फिलहाल 26 लाख के करीब सक्रिय मामले हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन के नए प्रतिबंध लागू होंगे। ये प्रतिबंध हॉटस्पॉट पर, स्कूलों और वाणिज्यिक स्थानों पर लागू होंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ने ब्रुकलिन और क्वींस के कुछ हिस्सों में 7 दिनों तक संक्रमण में लगातार वृद्धि होने के बाद इस बात का फैसला किया है। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 50 लाख को पार किया है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,48,000 से ज्यादा है। कोविड-19 से अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील में जुलाई के बाद से संक्रमण की गति में कमी आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बचाव नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे वायरस के दूसरे चरण का सामना करना पड़ सकता है। ब्राजील में सर्दियों के अंत के साथ ही समुद्र तटों, बार और रेस्तरां में बिना सावधानी बरते भीड़ इकट्ठी होने लगी है। अगले सप्ताह से इंग्लैंड के कुछ एक हिस्सों में कोविड-19 प्रतिबंध और कड़े कर दिए जाएंगे, जिससे बार और रेस्तरां के बंद होने की संभावना है। 3 चरणों में लोकल लॉकडाउन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें संक्रमण की संख्या के आधार पर क्षेत्रों की ग्रेडिंग होगी। ग्लासगो, ईडनबर्ग सहित केंद्रीय स्कॉटलैंड में कल से सभी पब्स और रेस्तरां बंद होंगे। अन्य आतिथ्य स्थलों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। वहीं शराब खुले में परोसने की अनुमति होगी। स्कॉटलैंड के मंत्री निकोला स्टर्जन ने नए लॉकडाउन के नियम निर्धारित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने की उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने एक वीडियो ट्विटर पर जारी करते हुए कोविड-19 के लिए एक बार फिर से चीन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि इस वर्ष क्रिसमस तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिक लौट आएं। इस वर्ष 29 फरवरी को तालिबान के साथ हुए एक समझौते के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या घटा दी है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कोविड-19 से निपटने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तरीके को देश के इतिहास में किसी प्रशासन की सबसे बड़ी असफलता करार दिया है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय पर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र भाजपा कार्य समिति की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य एक था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जीवन का बलिदान दिया। इसलिए संस्कृति की रक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना, ये हम लोगों ने हमेशा तय किया और इसको हम आगे बढ़ाते हुए चले। और हमने माना कि ये देश सिर्फ ज्योग्राफिकली एक नहीं है, संस्कृति से भी एक है, इसको हम लोगों ने माना। और जब हम अर्थ की नीति पर आए तो हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की ओर बढ़े, एकात्म मानववाद की ओर बढ़े। और मैं कई बार चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं तो छात्र जीवन से निकला हुआ व्यक्ति हूं, और छात्र जीवन यूनिवर्सिटी के अंदर विचारों का आदान प्रदान, विचारों के साथ मतभेद, यह हमारे सोच का तरीका था। हमें याद है जब हम छात्र काल में थे तो लोग कहते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, यही रास्ता है। जो जिसमें ताकत होगी वो जी जाएगा, और जिसमें ताकत नहीं होगा वो पीछे लग जाएगा। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को लेकर के चलते थे। वहीं दास कैपिटल के पढ़ने वाले लोग बोलते थे डिक्टेटरशिप कम्स फ्रॉम द प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग ही राज करेगा। और उसमें हमेशा यह कहा गया कि भूख और पेट के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और भूख और पेट के लिए समर्पित होना यही हमारा जीवन का उद्देश्य है।
और मुझे याद है जब मैं अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ, तो हमारे को कई बार, क्योंकि हमारी विचारधारा उस समय आगे बढ़ रही थी, छात्रों के बीच में बढ़ रही थी, तो हमको बहुत से लोग बोलते थे, नड्डा योर आइडियोलॉजी इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, तुम्हारी आइडियोलॉजी तुमको कहीं ले करके नहीं जाएगी। कई बार हमारा तिरस्कार या मजाक भी होता था। कहते थे, कांग्रेसी बोलते थे, हमारे साथ जुड़ो, सत्ता हमारे पास है। कम्युनिस्ट कहते थे कल हमारा है। लेकिन हम कहते थे कि हमारी विचारधारा सही है, इसलिए देश हमारा है, देश के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमने उस समय कहा। और आज जब हमको हमारे साथी मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, माय डियर कांग्रेस फ्रेंड, वेयर आर यू? तो कहते हैं हमें नहीं मालूम था कि हमारा ये हश्र होगा। तो हम उनको बोलते हैं अभी आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो शुरुआत है। जब हमको मेरे वामपंथी साथी मिलते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कहां गया तुम्हारा दास कैपिटल, कहां गया तुम्हारा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, बोले हमें नहीं मालूम था कि क्रांति की इतनी शांति हो जाएगी, ऐसी क्रांति शांति में बदल जाएगी। हमने उस समय भी कहा था, इवोल्यूशन इज द नेचुरल प्रोसेस, रिवोल्यूशन इज नॉट द प्रोसेस। जो इवॉल्व होता है वही सही होता है। और इसलिए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जब तक पेट अकेला नहीं है, भूख अकेली नहीं है, मन, बुद्धि, आत्मा, जब इन सब की शांति होगी तभी समाज में शांति आएगी। इस बात की कल्पना उन्होंने एकात्म मानववाद के माध्यम से किया। He said when body, mind, soul, intelligence, इन सबको जब खुराक मिलेगी तभी समाज में शांति आएगी। और जब तुमको किसी के दुख में सुख को परिवर्तन करने का मौका मिलेगा, उससे जो सुख पैदा होगा उससे समाज में शांति आएगी। ये बात उन्होंने कही। आपको बहुत अच्छा भोजन दे दिया जाए और कहा जाए कि एक कमरे में, इसी कमरे में रहना पड़ेगा, क्या आप रह सकेंगे? क्या वह जीवन उचित जीवन होगा? अगर आपको यह कहा जाए कि आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है लेकिन आपने वही बोलना है जो मैं कहूंगा, क्या आप जी सकोगे? आपको कहा जाए कि आप अपने आत्मा के साथ समझौता कर लीजिए, अपने मन की आवाज के साथ समझौता कर लीजिए और फिर तुम जियो, क्या आप जी सकोगे? इसलिए हमारी विचारधारा, भारतीय विचारधारा, दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, होलिस्टिक माइंड, संपूर्णता में सोचना, संपूर्णता में लेकर के चलना, ये बात हमको एकात्म मानववाद में सिखाई गई। और उस एकात्म मानववाद का ट्रांसलेट होकर के जो उसका एक्शन पॉइंट आया वो हुआ अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास। जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो दलित है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, हमारी सारी ताकत उनको मुख्य धारा में लाना, उस अक्षम को सक्षम बनाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। और उसी अंत्योदय के लिए जहां अटल जी के मुख्य प्रधानमंत्री के काल में और हमारे विभिन्न मुख्यमंत्रियों के काल में जहां अंत्योदय के नाम से गरीबों की चिंता शुरू हुई, वहीं जब नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और उसके साथ साथ सबका विश्वास। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एकात्म मानववाद की बात की। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी उस पे हमें चलना चाहिए, संपूर्णता में सोचने की जो उनकी सोच थी उस पे चलना चाहिए। और साथ ही साथ अंत्योदय की उन्होंने बात की, यानी कि अंतिम श्रेणी में खड़े व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचे, इस पर चलना चाहिए। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की। और वहीं उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कदमों ने सैकड़ों हजारों अमेरिकियों की जान बचाई है। पेंस के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने ट्वीट किया कि माइक पेंस अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हैरिस चूक करने वाली मशीन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की रूस विरोधी बयानबाजी की आलोचना की है, लेकिन साथ ही साथ हथियार नियंत्रण संबंधी उनकी टिप्पणियों की सराहना की है। भारत ने 4 भारतीय नागरिकों को 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध कराने की पाकिस्तान की असफल कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि देशों को बदला लेने के इरादे से निर्दोष आम नागरिकों को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
आज विश्व दृष्टि दिवस है। ये एक प्रयास है दृष्टि को प्रभावित करने वाले लोगों और दृष्टिहीनता के कारणों के विषय में सभी तक जानकारी पहुंचाने का, सबको जागरूक करने का। कई कारक हैं जो कि दृष्टिहीनता का कारण बनते हैं। फ्रेंच ओपन में आज महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पर पोलैंड की इगा स्वियाटेक के सामने अर्जेंटीना की नादिया पोडरोस्का की चुनौती होगी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की सोफिया केनिन की टक्कर चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा से होगी। क्विटोवा ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की लॉरा सीटमन को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। 2012 के बाद से पहली बार पेट्रा क्विटोवा फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। अमेरिका की सोफिया केनिन भी अंतिम 4 में पहुंचने में सफल रही। केनिन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने ही देश की डेनियल रोज कोलेंस को मात दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कड़े संघर्ष के बाद फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्टा को शिकस्त देने में सफलता पाई। पहले सेट को 4-6 से गंवाने के बाद जोकोविच ने शानदार वापसी की और अगले तीनों सेटों को जीतकर मुकाबले में 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 से अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान जोकोविच को गर्दन और हाथ में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्हें मेडिकल सुविधा लेनी पड़ी। एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने भी सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। सित्सिपास ने रूस के 22 वर्षीय खिलाड़ी एंड्रे रूब्लेव को 7-5, 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में पहली बार जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका सामना जोकोविच से होगा। युगांडा के जोशुआ चेप्टेगेई ने 10,000 मीटर रेस को नए विश्व रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया। 24 वर्षीय चेप्टेगेई ने 26 मिनट 11 सेकेंड में रेस को पूरा करके 15 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। चेप्टेगेई ने पिछले रिकॉर्ड से 6 सेकेंड कम समय लिया। पिछले 10 महीनों में चेप्टेगेई का ये चौथा विश्व रिकॉर्ड है। 2020 में अब तक चेप्टेगेई 4 रेस में उतरे हैं, जिनमें से 3 में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं महिलाओं में इथियोपिया की लेट्सेनवेट गिडी ने 5,000 मीटर में नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। गिडी ने 2008 में बने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने में सफलता पाई। गिडी ने 5,000 मीटर की दौड़ को 14 मिनट 6.62 सेकंड के साथ पूरा किया और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। वहीं जर्मनी और तुर्की के बीच कोलोन में खेले गए फुटबॉल में दोस्ताना मुकाबले में मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। मुकाबले में अंतिम समय में जर्मनी के हाथ से जीत निकली। तुर्की ने 94 मिनट में बराबरी का गोल दागकर मुकाबले को 3-3 से ड्रॉ किया। वहीं एक अन्य दोस्ताना मुकाबले में मैक्सिको ने नीदरलैंड्स को 1-0 से हराया। उधर पुर्तगाल और स्पेन के बीच भी फ्रेंडली मैच रहा। दोनों ही टीमों के भरसक प्रयास के बावजूद कोई गोल देखने को नहीं मिला। डच क्लब PSV आइंडहोवन के लिए खेलते दिखाई देंगे। जर्मन स्ट्राइकर मारियो गोट्से 2014 विश्व कप में जर्मनी के लिए विजयी गोल करने वाले गोट्से ने बोरुसिया डॉर्टमंड को छोड़कर डच क्लब के लिए 2 साल के लिए करार किया। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर खेल सकती है। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला सीरीज का पहला टेस्ट एडिलेड में 17 दिसंबर से होने की संभावना। वेस्ट इंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर महिला बिग बैश लीग के 6ठे सीजन में एक बार फिर से खेलेंगी एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और चोट के कारण पिछले सत्र में एडिलेड के लिए केवल 2 मुकाबले ही खेल पाई थी स्टेफनी। कोरोना के कारण नवंबर में शुरू होने वाला आई लीग का आगामी सत्र 1 महीने के लिए हो सकता है स्थगित। आई लीग के CEO सुनंदो धर ने कहा कि कोविड-19 के कारण क्लबों को सत्र से पहले तैयारी करने में परेशानी हो रही है। इटली में चल रही साइकिलिंग प्रतियोगिता के स्टेज 4 में हुई दुर्घटना में इटली के लुका वैरकमैन घायल हुए हैं। हेलीकॉप्टर से काफी नीचे उड़ने के चलते ये दुर्घटना हुई। लॉस एंजलिस पहुंचा NBA खिताब जीतने के करीब। बेस्ट ऑफ 7 फाइनल्स के चौथे मुकाबले में मियामी हीट को 102-96 से हराया और फाइनल में 3-1 की बढ़त बनाई। अभिनेता अक्षय कुमार की अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर कल रिलीज होगा। ये फिल्म 9 नवंबर को दिवाली के मौके पर हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ट्रेलर लॉन्च के साथ ही अभिनेता अक्षय कुमार लगातार 1 महीने तक इस फिल्म का प्रमोशन करेंगे। इस दौरान फिल्म के 3 गाने बारी बारी से रिलीज किए जाएंगे। आज अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का जन्मदिन है। गौरी खान ने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।
फिल्म निर्माता प्रियदर्शन की अगली फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। तीसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए हंगामा की टीम मनाली पहुंच चुकी है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने फिल्म के सेट से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। मशहूर डांसर और बिग बॉस 11 में अपना जलवा बिखेरने वाली सपना चौधरी अब मां बन गई हैं। उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया है। उनके पति वीर साहू ने सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज शेयर की है। रवि तेजा और श्रुति हसन की तेलुगु फिल्म क्रैक की फाइनल शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसे गोपीचंद मालिनेनी निर्देशित कर रहे हैं। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन अब 2021 की जगह 2022 में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद शूटिंग 14 दिनों के लिए रोक दी गई। पुलकित सम्राट और हर्षवर्धन राणे की वेब सीरीज दैश का पोस्टर रिलीज हो गया है। सीरीज 29 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और इसे फीचर फिल्म के रूप में रिलीज किया जाएगा। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की अगली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग के सेट से एक स्टंट सीन लीक हुआ है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इसमें टॉम क्रूज ट्रेन पर स्टंट सीन फिल्मा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना अपनी आगामी फिल्म में एक एथलीट की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म उत्तर भारत पर आधारित है और इसकी शूटिंग की शुरुआत इसी महीने होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रिनी सेन भी बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। रिनी फिल्म सट्टाबाजी से डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म मां और बेटी के रिलेशन पर फोकस करती हुई नजर आएगी, जिसमें रिनी सेन का फिल्म में बेटी का किरदार होगा और कोमल छाबड़िया और राहुल बोहरा पेरेंट्स की भूमिका अदा करेंगे। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और काम पर लौटने के लिए उत्साहित हैं। फिल्म RRR की शूटिंग एक बार फिर शुरू हो गई है। हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों ने शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने कहा है कि वो जल्दी ही फिल्म के सदस्यों से जुड़ेंगी। तेलुगु अभिनेता रामचरण, अभिनेता प्रभुदेवा और फिल्मकार फराह खान एक डिजिटल पैरा डांस शो की मेजबानी करेंगे। शो का नाम हील योर लाइफ थ्रू डांस होगा। हाल ही में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के कोरोना पॉजिटिव होने की बात फिल्म सनम तेरी कसम के अभिनेता हर्षवर्धन राणे भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पेटी जेनकिंस की नई फिल्म वंडर वुमन की रिलीज में महामारी के कारण 3 बार देरी हो चुकी है। निर्देशिका जेनकिंस समेत कई बड़े हॉलीवुड के निर्देशकों ने अमेरिकी सरकार से सिनेमा को आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। हॉलीवुड अभिनेत्री पैरिस हिल्टन ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री दिस इज पेरिस में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवावस्था में प्रोवो कैनियन स्कूल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अब वो इस संस्थान को बंद कराने के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चला रहे 80 साल के एक गरीब बुजुर्ग कांता प्रसाद का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वो खाना ना बिकने की वजह से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है, जिसे वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर चलाते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चला रहे 80 साल के गरीब बुजुर्ग कांता प्रसाद का वीडियो वायरल होते हुए ढाबे पर लोगों की लाइन लग गई है। मशहूर हस्तियां भी बाबा के ढाबे का समर्थन करते हुए मदद के लिए आगे आई हैं। अभिनेत्री रवीना टंडन, अभिनेता रणदीप हुड्डा, सोनम कपूर सहित कई लोगों ने बाबा के समर्थन में ट्वीट्स किए हैं। और अमेरिका की लुइजे ग्लुक को 2020 का नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। 1943 में जन्मी ग्लुक को उनके काव्य संग्रह अवर्णों के लिए ये सम्मान मिलेगा। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।